आइए आज बात करते हैं भारत में कानून निर्माण की प्रक्रियाओं पर, या संसद में विधेयक कैसे पारित होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः भारत में संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य विधेयक और दूसरा धन विधेयक। सामान्य विधेयक वे विधेयक होते हैं जो सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रियाओं से संबंधित होते हैं, और धन विधेयक वे विधेयक हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले विधेयकों को धन विधेयक कहा जाता है। लेकिन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को होता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। अब उन कसौटियों पर चर्चा कर लें जिनके अंतर्गत आने पर किसी भी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा दे दिया जाता है। कोई भी ऐसा विधेयक धन विधेयक माना जाएगा अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत जो किसी कर आरोपण करने से जुड़ा हुआ है या किसी कर को लगाने से जुड़ा हुआ है। यदि किसी नए कर को लगाया जाता है या किसी प्रचलित कर की दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है या किसी कर को कुछ समय के लिए स्थगित करने का कानून बनाया जाता है या किसी कर को समाप्त करने के लिए कानून बनाया जाता है, तो ऐसा कोई भी विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा उधार ली गई या ली जाने वाली या भारत सरकार के उधार लेने की शक्तियों में वृद्धि या उधार संबंधी कोई प्रत्याभूति देने का कोई भी विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। संचित निधि से धन का निकाला जाना, संचित निधि से धन को कहीं खर्च करने का विधेयक या संचित निधि में धन को जमा करने संबंधी कोई नया प्रावधान, यह सब भी धन विधेयक के अंतर्गत ही माना जाएगा। संचित निधि या आकस्मिकता निधि की सुरक्षा के लिए या उसमें वृद्धि करने के लिए कोई भी नया प्रावधान किया जाता है तो इसके लिए संसद की अनुमति लेनी होगी और ऐसा विधेयक धन विधेयक माना जाएगा। भारत सरकार द्वारा किसी व्यय को संचित निधि पर भारित घोषित करने संबंधी विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत ही आएगा। संचित निधि या लोक लेखा के मध्य के संबंध में किसी प्रकार का नया कर वसूलने का विधेयक या किसी व्यय को भारित करने का विधेयक भी धन विधेयक के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 110 में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उसके अंतर्गत आने वाला कोई भी विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में आएगा और धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। अब बात करते हैं सामान्य विधेयक और धन विधेयक के बाद कि सरकारी विधेयक और निजी विधेयक क्या होता है। वह प्रत्येक विधेयक सरकारी विधेयक माना जाता है जिसे सरकार के किसी विभाग के मंत्री के द्वारा संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। सरकार के मंत्रियों के अलावा संसद के किसी भी सदस्य, चाहे वह सत्तारूढ़ दल के हों या विपक्षी पार्टी के हों, उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को प्राइवेट बिल या निजी विधेयक कहा जाता है। सामान्य विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। सामान्यतः सामान्य विधेयक के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। प्रथम वाचन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी विधेयक को सदन के अध्यक्ष लोकसभा के संदर्भ में या सदन के सभापति राज्यसभा के संदर्भ में अनुमति देते हैं कि इस तारीख को इतने बजे इस विधेयक का प्रस्तुतिकरण होगा। प्रथम वाचन के अंतर्गत एक निश्चित तिथि और समय पर संबंधित विभाग
के मंत्री द्वारा, यदि वह सरकारी विधेयक है तो सदन में उस विधेयक के शीर्षक को पढ़ करके सुनाया जाता है और एक संक्षिप्त, अति संक्षिप्त वक्तव्य दिया जाता है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे सरकार की मंशा क्या है। यह विधेयक का प्रथम वाचन होगा। उसके बाद विधेयक की प्रतियां, उस कानून के प्रावधानों को सदस्यों को वितरित कर दिया जाता है और फिर उसका द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है और इसी द्वितीय वाचन के अंतर्गत सदस्य जो सत्तारूढ़ दल के हैं वह प्रायः विधेयक की खूबियां गिनाते हैं और जो विपक्ष के लोग हैं वह विधेयक की कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि विपक्ष ने कोई ऐसा सुझाव दिया जिससे कि विधेयक की गुणवत्ता में और वृद्धि हो जाती है और सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है, तो प्रायः सरकार उस दिए गए सुझाव के अनुकूल उस विधेयक को पुनः सदन के समक्ष रखती है और विधेयक पर एक सामान्य सहमति तैयार करने का काम किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि द्वितीय वाचन के दौरान ही विधेयक को किसी न किसी समिति के हवाले कर दिया जाता है और फिर वह समिति जो विशेषज्ञों की सलाह से उस विधेयक का एक सुनिश्चित प्रारूप तैयार करती है, उस विधेयक को और बेहतर बनाने का प्रयास करती है, उसकी कमियों को हटाती है, विधेयक में संशोधन करती है। वह समिति विधेयक पर एक लंबी बहस के उपरांत उस विधेयक का प्रारूप तैयार करके उस सदन को भेज देती है। भारत में द्वितीय वाचन के उपरांत ही समिति स्तर प्रारंभ होता है। अब समिति ने विधेयक का जो प्रारूप तय किया उस पर एक बार पुनः सदन में बहस होती है और बहस होने के उपरांत विधेयक चूंकि सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत है, अतः विधेयक उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जैसा कि सरकार चाहती है। समिति ने यदि जो सुझाव दिया है सरकार की मंशा के अनुरूप है तो प्रायः सरकार उसे स्वीकार कर लेती है और यह स्वीकारोक्ति सदन के बहुमत का समर्थन भी प्राप्त कर लेती है। अब जो तृतीय वाचन की प्रक्रिया इसके बाद प्रारंभ होती है उसमें विधेयक के अंतिम स्वरूप पर चर्चा होती है और विधेयक का ठोस स्वरूप यही सबके सामने आता है जिस पर मतदान के लिए विधेयक को रखा जाता है। यही तृतीय वाचन है। तृतीय वाचन में विधेयक के पक्ष में और विपक्ष में मतदान होता है और उसके पश्चात विधेयक के भविष्य का निर्णय हो जाता है कि विधेयक पारित होगा या नहीं। चूंकि प्रायः सरकार ने विधेयक को प्रस्तुत किया होता है, इसलिए विधेयक सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के बहुमत के आधार पर एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। या तो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया हो या राज्यसभा से पारित होकर के लोकसभा में आया हो। यह तृतीय वाचन है। यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी होती है। लोकसभा से पारित होकर यदि कोई विधेयक राज्यसभा में आता है तो और वहां से भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वाचन की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पारित हो जाता है अपेक्षित बहुमत के साथ, तो दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है और यदि राष्ट्रपति ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया तो वह विधेयक विधि का रूप धारण कर लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा से पारित होकर कोई विधेयक राज्यसभा में आया हो और राज्यसभा ने उस विधेयक को कुछ परिवर्तन के साथ लोकसभा को लौटा दिया हो। यदि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित किए गए किसी सामान्य विधेयक को कुछ परिवर्तनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया है तो फिर लोकसभा उन परिवर्तनों पर एक बार पुनः विचार करेगी और यदि उसकी सहमति
उन परिवर्तनों से हो जाती है, वह सहमत हो जाती है राज्यसभा द्वारा सामान्य विधेयक में किए गए किसी या कुछ परिवर्तनों से, तो फिर राज्यसभा ने जिस रूप में विधेयक को पारित किया था उसी रूप में लोकसभा उसको स्वीकार करके पुनः भारत के राष्ट्रपति के पास भेज देती है, और राष्ट्रपति उस विधेयक पर यदि अनुमति दे देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तो वह विधेयक विधि का रूप धारण कर लेता है। लेकिन यदि लोकसभा ने किसी सामान्य विधेयक को पारित कर दिया है और वह विधेयक राज्यसभा को भेजा गया और राज्यसभा ने उस विधेयक में कोई ऐसा संशोधन किया या परिवर्तन किया जिससे लोकसभा सहमत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा उन संशोधनों से असहमत होते हुए प्रतीक्षा करेगी कि इस पर कोई अंतिम सहमति बन जाए। यह जिस प्रतीक्षा शब्द का मैंने प्रयोग किया वह केवल अनौपचारिक ही होगा कि राज्यसभा को सहमत कर लिया जाए, लेकिन यदि दोनों सदनों में अंतिम रूप से किसी सामान्य विधेयक को लेकर असहमति उत्पन्न हो गई है, यह कंडीशन नंबर 1 है। अब दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं। या लोकसभा ने या राज्यसभा ने किसी विधेयक को, सामान्य विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को भेज दिया है, राज्यसभा ने पास करके लोकसभा में भेज दिया हो या लोकसभा ने पास करके राज्यसभा में भेज दिया हो, और भेजे जाने के बाद 6 माह तक दूसरे सदन ने उस पर कोई विचार ही ना किया। यह कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन नंबर 1 है कि दोनों सदनों में सामान्य विधेयक को लेकर अंतिम रूप से असहमति हो गई, और कंडीशन नंबर 2 है कि एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया और वह विधेयक सामान्य विधेयक है, और दूसरे सदन में भेजे जाने के बाद भी 6 महीने तक उस पर कोई विचार ही नहीं हुआ और 6 महीने से अधिक का समय बीत गया है। तो इन दोनों ही दशाओं में एक तीसरी दशा भी हो सकती है कि एक सदन ने विधेयक को पारित करके दूसरे सदन को भेज दिया है और दूसरे सदन ने उस विधेयक को पूरी तरीके से पहली बार में ही अस्वीकार कर दिया। यह कंडीशन नंबर 3 है। एक बार पुनः इन तीनों कंडीशन पर पुनर्विचार करते हैं। कंडीशन नंबर 1 यह है कि एक सदन ने सामान्य विधेयक को पारित कर दिया है और दूसरा सदन उस विधेयक में कुछ ऐसा संशोधन प्रस्तावित करता है जिससे कि पहला सदन सहमत नहीं है। दूसरी कंडीशन, एक सदन ने सामान्य विधेयक को पारित कर दिया है और दूसरे सदन को भेज दिया है और दूसरा सदन 6 महीने तक इस पर कोई विचार किया ही ना हो। तीसरी कंडीशन कि एक सदन ने विधेयक को पारित तो किया लेकिन दूसरे सदन ने पूरी तरीके से इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया हो। तो इन तीनों ही दशाओं में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाएगा और उस संयुक्त बैठक में विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा होगी और विधेयक को बहुमत के आधार पर पारित कराया जाएगा। चूंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होती है, अतः सामान्य दशाओं में इस बात की अधिक संभावना हमेशा बनी रहती है कि विधेयक उसी रूप में पारित हो जाता है या हो जाएगा जिस रूप में लोकसभा चाहती है। जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाता है तो संयुक्त बैठक में विधेयक पारित होने में जो देरी हुई है और उसके कारण यदि कोई संशोधन नया करना पड़ा तो उन संशोधनों और प्रावधानों पर चर्चा तो होगी, लेकिन अन्य किसी भी प्रावधान पर चर्चा संयुक्त बैठक में नहीं होती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऐसा हो सकता है कि संयुक्त बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित न हो, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक को आहूत करने का अधिकार संविधान ने भारत के राष्ट्रपति को दिया है। अब एक और बात पर यहीं चर्चा कर ली जाती है
मान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों ने सामान्य विधेयक को पारित कर दिया है और राष्ट्रपति को भेज दिया। राष्ट्रपति के सामने क्या विकल्प है? एक विकल्प यह है, जो सबसे आसान है, कि वह विधेयक पर अपनी सहमति दे दे, विधेयक के प्रावधानों पर हस्ताक्षर कर दे और फिर वह विधेयक विधि का रूप धारण कर ले। दूसरी स्थिति यह है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को, यदि वह उस विधेयक के किसी या कुछ प्रावधान से असहमत है, असंतुष्ट है, तो उसे उस सदन को वापस कर दे जहां वह विधेयक पहले प्रारंभ हुआ था। यदि राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ था पहले, तो राज्यसभा में, और यदि लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था तो फिर लोकसभा को वापस कर दे। अब जिस सदन को उसने विधेयक वापस किया है, वह सदन राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए या उसके द्वारा दिए गए परामर्श को चर्चा के लिए सदन में रखेगा। यदि सदन का बहुमत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए परामर्श से सहमत है, तो राष्ट्रपति ने जो सुझाव दिया या विधेयक के बारे में जो आपत्तियां दी या आपत्तियां दर्ज कराई, उन आपत्तियों का वह निराकरण करेगा और विधेयक को राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पारित करके पुनः उसके यहां भेज देगा। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा। लेकिन राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए कोई विधेयक वापस कर दिया हो और जो सुझाव दिया है या जो परामर्श दिया है या पुनर्विचार के लिए जो उसने संकेत किए हैं, उन प्रावधानों से वह सदन सहमत नहीं है, तो फिर संसद के दोनों सदन उस विधेयक को उसी रूप में पास कर देंगे जिस रूप में उन्होंने पहले पास किया था। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए परामर्श की उपेक्षा कर दी जाएगी। और यदि दोबारा इस स्थिति के साथ विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर पुनः राष्ट्रपति के यहां जाता है और वह विधेयक सामान्य विधेयक है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा, उस पर अपनी अनिवार्य रूप से मंजूरी दे देगा। कुछ संविधानवेत्ताओं ने उन स्थितियों की ओर भी इशारा किया है कि चूंकि भारत में राष्ट्रपति कितने समय के भीतर या कितने दिनों या कितने महीने के भीतर किसी विधेयक को अपनी अंतिम सहमति देगा या अपना हस्ताक्षर करेगा, यह समय सीमा नहीं दी गई है। अतः राष्ट्रपति चाहे तो उसे लंबे समय तक अपने पॉकेट में रख सकता है। कुछ लोगों ने इसे पॉकेट वीटो का नाम दिया है। यद्यपि पॉकेट वीटो भारतीय संविधान में कहीं प्रयुक्त नहीं है, संविधान में कहीं भी पॉकेट वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया और संसदीय शासन प्रणाली के नियमों के अनुसार भारत का राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है और उसने एक बार किया भी है। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चूंकि राष्ट्रपति कितने समय सीमा के भीतर संसद द्वारा पारित विधेयकों को अनुमति देगा यह निश्चित नहीं है, इसलिए पॉकेट वीटो के संभावना के प्रयोग की संभावना बराबर बनी रहती है। अब बात करते हैं भारत में धन विधेयकों के पारित होने की प्रक्रिया पर। भारत में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यहीं पर एक बात और स्पष्ट कर लेते हैं। प्रायः यह संदेह रहता है धन विधेयक क्या है, वित्त विधेयक क्या है। एक फिनांस बिल है, दूसरा मनी बिल है। भारतीय संविधान में धन विधेयकों की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है और यह कहा गया है कि वही विधेयक धन विधेयक माने जाएंगे जो अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अपने इस वीडियो के प्रारंभ में की है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों को परिभाषित किया गया है और उस परिभाषा के अंतर्गत आने वाले कोई भी विधेयक धन विधेयक की तरह पारित होंगे, उसी रूप में पास किए जाएंगे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय करने का अधिकार भारत की लोकसभा के अध्यक्ष को है। धन विधेयक के जो प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के अनुसार धन विधेयक प्रस्तुत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की है।
और सरकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष देता है। जब कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के प्रावधानों की कसौटी पर उस विधेयक को कसता है, और यदि वह पाता है कि वह विधेयक 110 के अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है तो उसे धन विधेयक का सर्टिफिकेट या उसका प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। जब किसी विधेयक को धन विधेयक का प्रमाण पत्र मिल जाता है या जब कोई विधेयक धन विधेयक होता है तो भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार उसे अनिवार्य रूप से सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, वह पहले राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा। लोकसभा में जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो वह उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरता है जिन प्रक्रियाओं से सामान्य विधेयक गुजरता है, अर्थात प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। इन प्रक्रियाओं से होते हुए जब धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है और राज्यसभा को भेजा जाता है तो उस पर साफ यह पृष्ठांकन होता है कि यह धन विधेयक है। जब धन विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा द्वारा धन विधेयक प्राप्त किए जाने की तारीख से 14 दिन के भीतर उसे पारित करना होता है। यदि राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर उस विधेयक को पारित नहीं किया तो यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने धन विधेयक को उसी रूप में स्वीकार कर लिया जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। अतः लोकसभा उस विधेयक को सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास भेज देगी और राष्ट्रपति भारत का धन विधेयकों को अपनी अनिवार्य सहमति दे देता है। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। चूंकि धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व भारत के राष्ट्रपति की अनुमति लेना जरूरी होता है, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद विधेयक जब राष्ट्रपति के यहां जाता है धन विधेयक, तो वह धन विधेयकों पर अपनी अनिवार्य सहमति देता है। ऐसा हो सकता है कि लोकसभा से पारित होने के उपरांत जब कोई धन विधेयक राज्यसभा को गया हो तो राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर ही उसे पारित न किया हो और फिर लोकसभा ने उसे सीधे भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेज दिया हो। एक स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि 14 दिन के भीतर ही राज्यसभा ने उस विधेयक को पारित कर दिया और फिर दोनों सदनों से पारित होकर विधेयक भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाए और उसकी अनुमति के बाद उसके प्रावधानों को लागू कर दिया जाए। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि लोकसभा से पारित होने के उपरांत धन विधेयक जब भारत के लोकसभा से पारित होने के उपरांत धन विधेयक जब राज्यसभा को भेजा जाए तो राज्यसभा ने उस धन विधेयक के प्रावधानों में कोई ऐसा संशोधन कर दिया हो और संशोधन के उपरांत पास करके उसे लोकसभा को भेज दिया हो। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों में सुझाए गए परामर्श से या किए गए संशोधन से सहमत है तो लोकसभा उस विधेयक को उसी रूप में पास कर देगी जिस रूप में राज्यसभा ने संशोधनों के साथ पास किया था और भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज देगी। उसकी सहमति मिल जाएगी, हस्ताक्षर हो जाएगा और फिर वह कानून बन जाएगा। लेकिन यदि लोकसभा धन विधेयकों में राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों से सहमत नहीं है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा उस धन विधेयक को पुनः उसी रूप में पास करके भारत के राष्ट्रपति के यहां भेज देगी और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनिवार्य सहमति दे देगा और वह विधेयक कानून बन जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि धन विधेयकों को राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए विलंबित कर सकती है असंतुष्ट रहने की स्थिति में। धन विधेयक सरकार के पक्ष में आर्थिक प्रावधान और आर्थिक निर्णयों का सृजन करते हैं और सरकार लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75(3) के अनुसार उत्तरदायी होती है। इसलिए धन विधेयकों पर लोकसभा को प्रभावी स्थिति और निर्णायक स्थिति मिली हुई है। राज्यसभा इसमें असंतुष्ट रहने की स्थिति में केवल 14 दिन का विलंब कर सकती है या वह यह कह सकती है कि हमारे संशोधनों को मान लिया जाए, लेकिन उसको मानना या न मानना पूरी तरह लोकसभा पर निर्भर है।
भारत में धन विधेयक पारित होने का यही प्रावधान है। एक बात को और यहां दोबारा स्पष्ट कर दिया जाए, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है और उसके अंतर्गत आने वाले सभी विधेयक धन विधेयक माने जाएंगे और इसका प्रमाण पत्र लोकसभा का अध्यक्ष देगा। लेकिन वित्त विधेयक ऐसा हो सकता है कि वह व्यय संबंधी या आय या कर संबंधी मामलों से जुड़ा हो, लेकिन वह अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत न आता हो। ऐसी स्थिति में वह वित्त विधेयक होगा और वह सामान्य विधेयकों की तरह ही पास होगा, उसे धन विधेयक नहीं माना जाएगा। सामान्यतः यह भ्रम होता है कि आय व्यय या नए कर से संबंधित कोई भी विधेयक धन विधेयक ही होगा। ऐसा प्रायः संभव नहीं होता। धन विधेयक वही होगा जो अनुच्छेद 110 के प्रावधानों के अंतर्गत आएगा, अन्यथा वह पैसे से जुड़ा होने के बावजूद, आर्थिक स्थितियों या आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ होने के बावजूद भी वित्त विधेयक माना जाएगा और वित्त विधेयक सामान्य विधेयकों की तरह ही पास होता है। यदि इस बात को यूं कह लें कि हर वित्त विधेयक या हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, तो यह बेहतर होगा। एक बार पुनः अपनी बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता। वित्त विधेयकों को धन विधेयक बनने के लिए अनुच्छेद 110 के प्रावधानों की कसौटी पर खरा उतरना होता है। संयुक्त बैठक की चर्चा करने के दौरान एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया था। वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108(5). अनुच्छेद 108(5) एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा करता है। वह कहता है कि जब भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए आदेश जारी कर देता है और यदि उसके बाद किसी भी कारण से लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो विघटन के कारण संयुक्त बैठक की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। संयुक्त बैठक वैसे ही आहूत की जाएगी जैसे कि लोकसभा का विघटन न हुआ हो, और इस संयुक्त बैठक में वह विधेयक चर्चा के लिए रखा जाएगा, उसे पारित किया जाएगा जिसके लिए संयुक्त बैठक आहूत की गई है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त बैठक आहूत करने की अधिसूचना जारी होने के उपरांत लोकसभा के विघटन का भी उस पर कोई असर नहीं होता। वह विधेयक वैसे ही पास होगा जैसे कि लोकसभा अस्तित्व में हो। विधेयकों की बात हो रही है तो यही संविधान संशोधन विधेयकों पर भी एक संक्षिप्त चर्चा कर ली जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है और जो बताता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होगी। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या फिर लोकसभा। संविधान संशोधन विधेयक भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन की प्रक्रियाओं से गुजरेगा और इसे दोनों सदनों में अपेक्षित बहुमत के साथ अलग अलग पारित करना होगा और फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा और उसकी अनुमति मिलने पर वह संविधान संशोधन संविधान का एक हिस्सा बन जाएगा। संविधान संशोधन विधेयकों पर भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों को अपने अपेक्षित बहुमत के साथ, अपेक्षित शब्द का अर्थ यह है कि कुछ विधेयक ऐसे हैं जिस पर संसद के दोनों सदनों में सामान्य बहुमत चाहिए, कुछ विधेयक या कुछ संविधान संशोधन विधेयक ऐसे हैं जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए, और कुछ संविधान संशोधन विधेयक ऐसे हैं जिसे संसद के दोनों सदनों में अलग अलग उन सदन के सदस्यों का बहुमत, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और इसके अतिरिक्त इसके साथ ही भारत में आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक है। ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के उपरांत संविधान संशोधन भारत के राष्ट्रपति की राय के लिए रखा जाता है और फिर उसकी अनुमति मिलने पर वह विधेयक
संविधान का वह संशोधन विधेयक संविधान का हिस्सा बन जाता है, तो संविधान संशोधन विधेयकों पर दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक जब सामान्य विधेयकों के संदर्भ में बुलाई जाती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यदि वह नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करेगा, और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति उस बैठक की, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। लेकिन कल्पना करें कि किसी कारण से राज्यसभा का उपसभापति भी अपने पद पर नहीं है, तो वह सदस्य संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, जिसे दोनों सदनों ने अपनी सहमति से तय किया हो। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी राज्यसभा का सभापति नहीं करता, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति संसद के सदस्य के रूप में काम नहीं करता। इसीलिए भारत के उपराष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं दिया गया है। यह क्रम इसी प्रकार है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, यदि वह नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, वह भी नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा, और यदि संयोग से वह भी नहीं है तो वह सदस्य करेगा जिसे दोनों सदनों ने जिसके नाम पर दोनों सदन सहर्ष सहमत हो गए।